हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाइला के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इससे पहले मैं पाइला के मॉर्फोलॉजी को कवर कर चुका हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर चुका हूं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में सांस लेने के लिए ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि नाक है या हमारे जो लंग्स होते हैं वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो पाइला ग्लोबोसा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये भी तो सांस लेता है, इसके बॉडी में भी गैसियस एक्सचेंज होता है। तो कैसे होता है, किस किस ऑर्गन की मदद से होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला, तो आपको कितना लिखना है, कौन सा डायग्राम बनाना है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी में बीएससी की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखिए ये जो पाइला होता है ना, ये एम्फीबियस नेचर का होता है। एम्फीबियस नेचर का मतलब ये जल के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है, यानी कि स्थल पर भी रहता है। तो इस वजह से स्टूडेंट पाइला में एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार के लिए श्वसन अंग पाए जाते हैं, यानी दोनों जगह पे सांस ले सकता है, पानी के अंदर भी पानी के बाहर भी। तो उसी प्रकार से इसके ऑर्गन भी डेवलप हो चुके हैं। जलीय श्वसन के लिए जब ये एक्वेटिक मीडियम में रहता है, पानी के अंदर रहता है, तो उस टाइम पर टेनिडियम और गिल, ये दोनों के दोनों जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं ये हेल्प करते हैं सांस लेने में। लेकिन जब ये स्थल पर होता है यानी कि जमीन पर होता है, तो उस टाइम पर श्वसन के लिए पल्मोनरी सैक और इसके अतिरिक्त एक जोड़ी न्यूकल लोब पाया जाता है। ये दोनों जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है यही हेल्प करते हैं, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट पाइला के अंदर पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहले हम उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद इसके मैकेनिज्म को डिफाइन करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए टेनिडियम। पाइला में केवल एक लंबा मोनोपेक्टिनेट क्लोम होता है जो कि मेंटल कैविटी में दाहिनी और ब्रेंकियल चैम्बर, जो ब्रेंकियल कक्ष होता है, इसे हम इंग्लिश में ब्रेंकियल चैम्बर बोलते हैं, उसकी डोर्सोलेटरल दीवार पर टेनिडियल एक्सिस से जुड़ा रहता है। टेनिडियल एक्सिस पर एक पंक्ति में यानी कि एक रो में तिकोने लेमिली जुड़े रहते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, अदरवाइज थ्योरी को देखकर आप बोर हो जाएंगे। देखो ये क्या है, ये एक टेनिडियल एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, ये कंघी के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, यही है टेनिडियम। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, टेनिडियल एक्सिस, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, लेमिली, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं टेनिडियल लेमिली। तो आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, यहां पर प्रत्येक लेमिला अपने चौड़े आधार द्वारा टेनिडियल एक्सिस के लंबवत स्थित होता है तथा नुकीला सिरा ब्रेंकियल चैम्बर में लटका रहता है। टेनिडियम के मध्य में स्थित लेमिली सबसे बड़े होते हैं तथा दोनों ओर धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं। प्रत्येक लेमिला का दाहिना किनारा छोटा होता है और अफरेंट साइड कहलाता है तथा बायां किनारा जो होता है वो इफरेंट साइड कहलाता है। लेमिला के अगले तथा पिछले तल पर अनुप्रस्थ उभार यानी कि ट्रांसवर्स प्लेट्स होती हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। इधर साइड जो कहलाता है ये इफरेंट कहलाता है और ये आपको यहाँ पर ट्रांसवर्स प्लेट दिखाई देंगी। इस डायग्राम को और भी क्लियर तरीके से समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से डायग्राम आपको पाइला के रेस्पिरेटरी सिस्टम में बनाने होंगे। एक तो यहाँ पर आप लोग बनाएंगे टेनिडियम का डायग्राम। नंबर ए में जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक मोनोपेक्टिनेट टेनिडियम क्लोम दिखाया गया है। बी जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये है क्लोम लेमिली के बीच जल धारा का प्रवाह पथ, यानी वाटर का जो फ्लो होता है उसको दिखाया गया है, ठीक है। ये आपको सिंपली दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ अफरेंट साइड, और ये होता है स्टूडेंट इफरेंट साइड, ठीक है। ये आपको बीच बीच में ट्रांसवर्स प्लेट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वाटर फ्लो बिटवीन एडसेंट प्लेट लेमिली, यानी इन लेमिली के बीच में वाटर का फ्लो उसको दिखाया गया है। अभी हम आपको बताएंगे कि पाइला में कैसे एक तरफ से पानी जाता है, ठीक है, जिसको ऑस्फ्रेडियम चेक करता है कि भाई पानी ठीक है नहीं है, और कैसे वो बॉडी से प्रोसेस होकर के आगे निकल जाता है, ठीक है। कैसे पानी लेफ्ट न्यूकल लोब से एंटर करता है और राइट न्यूकल लोब से बाहर निकल जाता है, वो पूरा मैकेनिज्म हम देखने वाले हैं। इसके बाद नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, प्रत्येक लेमिला ब्रेंकियल एपिथेलियम के दो स्तरों का, दो लेयर्स का बना होता है जो एक संकरे स्थान द्वारा अलग रहते हैं। ब्रेंकियल एपिथेलियम में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं।
एक तो होती है नॉन सीलिएटेड कॉल्यूमिनर सेल्स, दूसरी सीलिएटेड कॉल्यूमिनर सेल्स, ठीक है, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे, एक होंगी ग्लैंडुलर सेल्स, ठीक है। आगे लिखेंगे एपिथेलियम आधार कला पर आधारित रहती है, जिसके पीछे एक स्तर संयोजी उत्तक तथा पेशी तंतुओं का होता है। इसके बाहर पेलियल एपिथेलियम होती है, ठीक है। इसके बाद अब आपको पल्मोनरी सैक को डिफाइन करना होगा। पल्मोनरी जो सैक होता है एक बड़े थैले के समान होता है, बैग लाइक होता है, जो बड़े पल्मोनरी चैम्बर की छत पर स्थित होता है। यह मेंटल कैविटी के बाईं ओर पाया जाता है और यह मेंटल के रूपांतरण से बनता है, उसके मॉडिफिकेशन से बनता है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, और मोटी तथा संवहनीय दीवारों का बना होता है। इसकी पृष्ठ दीवार पिगमेंटेड होती है तथा अधर दीवार का रंग पीला सफेद होता है। पल्मोनरी सैक एक बड़ी अंडाकार पल्मोनरी कैविटी में खुलता है। पल्मोनरी छिद्र यानी जो पोर होता है वो असमान परतों वाले कपाट द्वारा सुरक्षित रहते हैं। नंबर 3 पर आता है स्टूडेंट न्यूकल लोब्स, ठीक है। ये भी एक तरीके से रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर आता है। इसे हम स्यूडोपिपोडियम भी बोलते हैं। सिर के दोनों ओर पैर के ऊपर मेंटल का एक छोटा सा कॉन्ट्रेक्टाइल उभार होता है, जिसे हम न्यूकल लोब या स्यूडोपोडियम कहते हैं। बायां न्यूकल लोब दाहिने की अपेक्षा बड़ा होता है। दोनों न्यूकल लोब श्वसन के समय साइफन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि पानी एंटर करता है और एक तरफ से बाहर निकलता है। और मेंटल कैविटी में जल के आगमन के लिए यानी कि वाटर का आना और जाना, उसके लिए नली की भांति कार्य करते हैं, ठीक है, नली यानी कि ट्यूब लाइक। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डिफाइन करने के बाद अब आपको इसके मैकेनिज्म को दिखाना पड़ेगा। और मैकेनिज्म में ये दोनों डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों जो डायग्राम है ना, आप लोग अपने एग्जाम पेपर की रिटर्न कॉपी में अलग से बिल्कुल बड़ा सा बनाना और कलरफुल बनाना, ताकि एग्जामिनर अफेक्टेड हो, प्रभावित हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एक्वेटिक या ब्रेंकियल श्वसन, ठीक है। हम जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म देखने वाले हैं, सबसे पहले एक्वेटिक यानी जब पाइला पानी के अंदर रहता है तो कैसे रेस्पिरेशन करता है। तो पानी में डूबे रहने पर पाइला पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होता है उसका यूज करता है, उपयोग करता है। अतः मेंटल कैविटी में पानी की एक धारा बनाई जाती है जिससे कि पानी एंटर कर सके। सिर तथा पैर को खोल करके यानी जो उसकी फुट होती है उसको खोल करके बाहर निकल आते हैं तथा दाहिना एवं बायां न्यूकल लोब, आगे नोट डाउन करेंगे, दाहिना और बायां न्यूकल लोब जो होता है वो फैल करके जेलो कैनाल बना लेता है, परंतु बायां न्यूकल लोब और अधिक बड़ा होकर के पूर्ण विकसित फनल के समान स्ट्रक्चर बना लेता है। बाएं न्यूकल लोब से जल की जो धारा है वो मेंटल कैविटी में पहुंचती है। अब देखो थ्योरी तो आप लोग भी कहीं से भी नोट डाउन कर सकते हैं, थोड़ा मैं मैकेनिज्म समझा दूं। देखो पानी कहां से एंटर करता है, ध्यान से देखेंगे, ये जो लेफ्ट न्यूकल लोब आपको दिखाई दे रहा है यहां से पानी एंटर करता है। पानी यहां से एंटर करेगा तो सबसे पहले इसकी जांच करता है ऑस्फेरिडियम। ऑस्फेरिडियम देखता है कि भाई जो पानी एंटर कर रहा है वो साफ सुथरा है भी नहीं। अगर वो गंदा पानी होगा तो इसको तुरंत मैसेज देगा कि भाई बंद कर लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है पानी में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो लेफ्ट न्यूकल है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, पानी अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पानी जो जल की धारा है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है जो इसकी बॉडी को हार्मफुल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये जो ऑस्फेरिडियम है ये मैसेज देता है कि भाई पानी को आगे पहुंचाना जाए, ठीक है। तो फिर पानी जो होता है वो पल्मोनरी चैम्बर से होता हुआ धीरे धीरे टेनिडियम और फिर उसके बाद फाइनली क्या होता है कि जो पानी है ये लेफ्ट न्यूकल लोब से आता है और जो राइट न्यूकल लोब है उससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। यही चीज़ आपको समझानी थी और डायग्राम भी आप लोग सिंपली देख सकते हैं। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, बाएं न्यूकल लोब से जल की जो धारा है वो मेंटल कैविटी में पहुंचती है तथा एपिटेनिया से होकर के ब्रेंकियल चैम्बर के पिछले भाग में पहुंचती है। ब्रेंकियल चैम्बर के आगे की ओर बढ़ते हुए जल की धारा क्लोम को भिगोती है। यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि मेन जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो यहीं पर होता है। प्रयोग में आई हुई जल की जो धारा है वो बाएं न्यूकल लोब से बाहर आ जाती है, ठीक है। टेनिडियल फिलामेंट की जो पक्ष यानी सीलिएटेड जो सेल्स होती हैं जिसमें सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, सीलिएटेड सेल के पक्षमों की गति द्वारा मेंटल कैविटी के फर्श के ऊपर नीचे मेंटल कैविटी में जल की जो अवांछित धारा है वो बनी रहती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नंबर 2 टाइप के रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, जो कि होता है एरियल, यानी जिस समय जो पाइला होता है वो जमीन पर रहता है तब ये कैसे सांस लेता है, तब इसमें गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो जब पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तब पाइला स्थल पर होता है, यानी कि अब भाई साहब आ जाते हैं जमीन पर। तो तब क्या होगा, तब उस टाइम पर एरियल रेस्पिरेशन होता है। स्टूडेंट आप लोग आगे नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे क्या होता है, पाइला पानी की सतह पर आ जाता है
तथा बाएं न्यूकल लोब से बनी लंबी नालाकार यानी ट्यूब लाइक जो साइफोन है उसको पानी की सतह से ऊपर निकाल देता है और पल्मोनरी चैम्बर फैल करके बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तथा ब्रेंकियल चैम्बर से पूर्णतः अलग हो जाता है। पल्मोनरी सेक में सिकुड़ने फैलने की क्रमिक गति इंस्पिरेशन तथा एक्सप्रेशन में सहायक होती है, ठीक है। जब पाइला स्थल पर होता है तब पल्मोनरी साइफन नहीं बनती है तथा वायु सीधे फैले हुए न्यूकल लोब से होकर के पल्मोनरी कोश में भर जाती है और वहीं पर स्टूडेंट गैस का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में एक्सप्लेन करना है। कोशिश करें स्टूडेंट, एक पेज में तो आपका डायग्राम आ जाएगा, एक में इंट्रोडक्शन आ जाएगा, तो कम से कम 5 पेज जरूर लिखें ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे पाइला के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।